वेलकम टू रेनू बायो क्लासेस। अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में डिटेल स्टडी किया। आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। अभी तक जितना भी सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जितने ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। Largest cell structure, and the nucleus was termed by Robert Brown in 1831. रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। अब रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक याद आ रहा है ना, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को कॉइंड किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, रॉबर्ट ब्राउन में एन प्रेजेंट है और एन फॉर न्यूक्लियस। लर्न करने का सबसे आसान सा तरीका है, रॉबर्ट ब्राउन कॉइंड द टर्म न्यूक्लियस इन 1831। अब हम लोग जैसे सेल के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, ये हमारा एक रफ स्केच है सेल का। अब ये न्यूक्लियस है, तो व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज द सेंट्रली लोकेटेड ओवल इन शेप, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये ओवल शेप का होता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। Nucleus is surrounded by two nuclear membrane that is known as nuclear envelope। ये जो हमारे दो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। Nuclear envelope means nucleus is bounded by two nuclear membrane that is known as nuclear envelope। अब ये न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है? ये क्या करता है, न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर देता है। इट न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। क्योंकि देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस जो, और ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करके रखता है। अब इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस पोर्स को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अब ये न्यूक्लियर पोर क्या करता है, न्यूक्लियर पोर्स क्या करेगा, जो इसके अंदर का जो सब्सटेंस है और साइटोप्लाज्म, इसके बीच के मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। मींस जो सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर है उसको एग्जिट करने में हेल्प करेगा और जो साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है उसको एंट्रेंस में हेल्प करेगा। तो न्यूक्लियर पोर परमिट द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन मटेरियल्स from nucleus to cytoplasm and from cytoplasm to nucleus। Next one is, इसके अंदर बहुत सारे लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं and that liquid is known as nucleoplasm। Nucleoplasm, the liquid substance present in the cell, within the cell, is known as nucleoplasm, and nucleoplasm is enclosed by nuclear envelope। न्यूक्लियर एनवेलप जो इनक्लोज करता है लिक्विड सब्सटेंस को, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसके न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म इज द लिक्विड सब्सटेंस, ये सेल को स्मूथ बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है। तो दिस इज द रफ स्ट्रक्चर। अब इसके न्यूक्लियोप्लाज्म के जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके दो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो दो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या है, एक तो हो गए
This one is known as nucleolus. Nucleolus. And the next one is this one is chromatid materials. Chromatin materials. अब ये न्यूक्लियोलस क्या है? इसके अंदर दो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. दैट इज फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोलस एंड द सेकंड इज क्रोमैटिड मटेरियल्स. एंड व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस इज नॉट बाउंडेड बाय इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप. ये फ्री फ्रॉम में रहता है और इसके कवरिंग नहीं होता है, इसका इन्वेलप न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है. जैसे हमने सेल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि इट इज बाउंडेड by a covering that is known as nuclear envelope. लेकिन जो न्यूक्लियोलस है it is free from nuclear membrane. इसके कोई भी membrane नहीं प्रेजेंट होते, तो ये फ्री फॉर्म में रहता है. अब ये किस चीज़ का बना होता है? ये बना हुआ है प्रोटीन्स एंड RNA. And what is RNA? Ribonucleic एसिड. ये जो न्यूक्लियोलस है ये किसका बना है? प्रोटीन्स एंड आरएनए. द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. अब ये राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या काम करता है? इट एक्ट्स एज द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम क्या है? आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़िएगा जब साइटोप्लाज्म में जब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, उसके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग राइबोसोम्स का डिटेल पढ़ेंगे. आप लोग बस इतना जानिए कि राइबोसोम्स और प्रोटीन से मिलके ये हमारा न्यूक्लियोलस बना हुआ है. आरएनए क्या करता है? राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. अब ये राइबोसोम क्या करता है? न्यूक्लियोलस तो राइबोसोम्स का बना हुआ है, आरएनए का बना हुआ है, और आरएनए है राइबोसोम्स का बना हुआ है. अब ये राइबोसोम्स क्या करेगा? राइबोसोम्स जो होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. बहुत सारे सिंथेसिस होते हैं, ब्रेक डाउन होता है, कंप्लीट डाउन होता है, तो ये सब होता है. सारे कुछ जो होता है ये हमारा आरएनए राइबोसोम्स करता है. तो राइबोसोम्स क्या फंक्शन कर रहा है? राइबोसोम्स फंक्शंस कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में. प्रोटीन सिंथेसिस में. और कहाँ प्रोटीन सिंथेसिस करेगा? इन द साइटोप्लाज्म. इसलिए न्यूक्लियोलस इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स. एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं, विच वन इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स? ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे, लेकिन आंसर क्या है? न्यूक्लियोलस. तो न्यूक्लियोलस इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम का फॉर्मेशन यहीं पे हो रहा है. तो राइबोसोम्स जो है वो न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स के फैक्ट्री कहलाते हैं. नाउ द सेकंड वन इज, ये हमारा फर्स्ट था. नाउ द सेकंड वन इज क्रोमैटिन मटेरियल्स. ये जो क्रोमैटिन मटेरियल्स क्या होते हैं? Chromatin materials are the thin thread-like intertwined mass of chromosomes. Intertwined क्या हुआ? गुच्छा. जैसे धागा हम लोग बहुत सारा तोड़ लीजिए और एक जगह गुच्छा बना के रख लेते हैं, और वही गुच्छा जो है वो क्रोमोसोम्स का गुच्छा है, तो उसको हम लोग टर्म्स में कहते हैं कि इंटरवाइंड मास ऑफ क्रोमोसोम्स. तो क्रोमैटिड मटेरियल्स आर द इंटरवाइंड मास ऑफ क्रोमोसोम. ये विजिबल नहीं होता है, ये हम लोग नहीं देख सकते हैं. और कब देखेंगे? जब सेल का डिवीजन होता है. अभी आप लोग को बताती हूँ. तो ये समझ लीजिए कि क्रोमैटिड मटेरियल्स इज द इंटरवाइंड मास ऑफ क्रोमोसोम. अब ये किस चीज का बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन एंड डीएनए. व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए क्या हो गया? ये सारा डीएनए जो है जो क्रोमैटिड मटेरियल्स में प्रेजेंट होता है, डीएनए क्या करता है? इट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फंक्शन of the cell, growth of the cell,
रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल, दीज आर ऑल डन बाय डीएनए। ये डीएनए सारे फंक्शंस को रेगुलेट करेगा, जैसे सारे जो इसेंशियल फंक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, साथ साथ कब सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है, दीज आर ऑल कंडक्टेड बाय डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए को। अब डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कुछ लैडर की तरह दिखेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसके हर स्ट्रैंड जो होते हैं, हर पार्ट जो डीएनए का एक एक स्ट्रैंड जो होता है वो किससे बनता है, जीन्स से। स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ जीन्स इज प्रेजेंट इन द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब सारे स्ट्रैंड जो एक स्मॉल पार्ट हो गया दैट इज नोन एज जीन्स। और ये जीन्स क्या है, जीन्स इज द हेरिडिटरी कैरेक्टर और जीन्स इज द फंडामेंटल यूनिट दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज नोन एज जीन्स। ठीक है, लेकिन जब सेल का डिवीजन होता है, अभी हमने देखा कि ये क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है ये हमें विजिबल नहीं होता है, लेकिन जब सेल का डिवीजन होता है तो ये अपने आप को एक स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल शेप में ये अपने आप को अरेंज कर लेता है। तो जब सेल का डिवीजन के वक्त हम लोग क्रोमैटिन मटेरियल्स मतलब क्रोमोसोम्स को हम लोग देख सकते हैं। अब ये नहीं कि हम लोग खुली आंखों से देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये सेल का डिवीजन हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे। ऐसा नहीं कि खुली आंखों से हमने सेल के अंदर झांक लिया और हम लोग सारे कुछ देख लिए, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब सेल का डिवीज़न होता है तो ये अपने आप को दूसरे तरह से अरेंज करता है, जैसे इस तरह से क्रोमोसोम्स अरेंज करेगा। और जो ये सेंट्रोमेयर होता है, ये शॉर्ट आर्म हो गया, ये लॉन्ग आर्म हो गया। और ये कब का पोजीशन है, बिफोर रेप्लिकेशन। ये कंडीशन कब है, ये बिफोर रेप्लिकेशन है, मतलब जब रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, जब सेल डिवीजन होने को तैयार है, तब ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये सेंट्रोमेयर क्या है, सेंट्रोमेयर इज द पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम दैट डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू टू अनइक्वल पार्ट। देखा आपने, अनइक्वल पार्ट है, ऊपर का शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रोमेयर जो है ये हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, नो, centromere divides the chromosome into two unequal part, that's why it is short arm and it is long arm। जब डिवीजन होता है, तो जब डिवीजन हो रहा है तो ये अपना एक सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम ये यहाँ पे अपना एक सिस्टर क्रोमैटिड्स को बना लेता है, जिसको हम लोग सिस्टर क्रोमोसोम्स कहते हैं। सिस्टर क्रोमोसोम्स मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा, एक जैसा ही बिल्कुल देखने में लगेगा, क्योंकि अभी डिवीजन हो रहा है तो अपने आप ये सिस्टर क्रोमोसोम्स में डिवाइड कर लेगा और सेंट्रोमेयर से दोनों सिस्टर क्रोमोसोम्स जो होंगे वो अटैच होगा। अब जब डिवाइड हो गया तो यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स हो गए। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स हैं, और इस क्रोमोसोम्स जो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम है इनको कहते हैं हम लोग डॉटर क्रोमोसोम। डॉटर क्रोमोसोम्स मीन्स जब सेल क्रोमोसोम्स डिवाइड नहीं करता है तो वो एक इस फॉर्म में रहेगा, सिंगल फॉर्म में रहेगा। लेकिन जैसे डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन होगा तो कुछ ये इस तरह से, देखिए अभी यहाँ पे यहाँ पे हमने देखा था कि जो क्रोमैटिड मटेरियल्स है वो कॉइल्ड फॉर्म में है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा किस स्ट्रक्चर का है, ये विजिबल ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, एक बहुत सारा धागे की गुच्छे की तरह नजर आएगा। लेकिन जैसे सेल का डिवीजन होगा तो ये अपने आप को इस फॉर्म में अरेंज कर लेता है, एक सेंट्रोमेयर से अटैच कर लेगा अपने आप को, एक शॉर्ट आर्म हो गया, एक लॉन्ग आर्म हो गया, उसके बाद एक सेम आइडेंटिकल अपनी तरह से एक रेप्लिकेट कर लेता है, जो हम लोग जिसको दोनों को हम लोग सिस्टर क्रोमोसोम्स कहते हैं। जब सेल डिवीजन हो जाता है
सेल डिवीजन किससे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। डिटेल पढ़िएगा आप लोग, स्टडी इसको आगे बढ़ाऊंगी। तो माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू सेल का डिवीजन होता है। तो जब ये सेल का डिवाइड होता है तो दो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स इस तरह से नजर आते हैं, दैट इज नोन एज डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, क्वेश्चन आता है, अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा कि न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर और इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। लेकिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो क्वेश्चंस आते हैं, एक एक्सेप्शनल केस होते हैं क्योंकि साइंस इज फॉर्म ऑफ एक्सेप्शनल। तो साइंस में क्या है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होंगे ही। तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस उसमें नहीं है लेकिन फिर भी वो अच्छे से वर्क करता है। तो वो क्या है? दैट इज नोन एज RBC. That is known as RBC. RBC means red blood cell. रेड ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। इसमें आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हेमोग्लोबिन कैरी करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हेमोग्लोबिन कैरी करेगा तो वो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में बहुत अच्छे से सर्कुलेट करता है। नाउ द वर्ड कम्स हेमोग्लोबिन। अब ये हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन, बार बार हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो कहते हैं आपका हेमोग्लोबिन कम है, कुछ ऐसा चीज़ खाइए जिससे हेमोग्लोबिन बढ़ जाए। तो बार बार हम लोग ये वर्ड सुनते हैं हेमोग्लोबिन। तो व्हाट इज़ हेमोग्लोबिन? यहाँ पर भी हमने कहा, अभी हमने वर्ड यूज़ किया कि अगर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हेमोग्लोबिन लेता है और उसके कारण ऑक्सीजन को वो बहुत ज़्यादा पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। देन व्हाट इज़ हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन जो है ये दो वर्ड से बना है, हेम और ग्लोबिन। हेम मतलब हो गया आयरन और ग्लोबिन मतलब हो गया प्रोटीन। आयरन का केमिकल नेम क्या होता है? हेमेटाइट। इसलिए वहाँ हेमेटाइट से हेम लिया गया है। आयरन दैट इज हमारा ब्लड जो होता है वो रिच इन आयरन होता है। और प्रोटीन, ब्लड कटता है, हाथ कभी कट गया तो लोग अगर मान लीजिए कुछ वहाँ पे नहीं मिल रहा है, फर्स्ट एड नहीं मिलता है, हाथ कटा, लोग क्या करते हैं, सब करना शुरू कर देते हैं। तो वो प्रोटीन है, वो हार्मफुल नहीं है, वो हमारे बॉडी में जा रहा है। तो हेमोग्लोबिन हुआ। तो हेम प्लस ग्लोबिन मतलब हेम मतलब आयरन और प्रोटीन। हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का नज़र आता है। अगर हेमोग्लोबिन नहीं कम होगा, बॉडी में नहीं रहेगा तो पूरा बॉडी हमारा पेल कलर का नज़र होगा, एकदम येलोइश नज़र आएगा, नेल हमारे येलो नज़र आएंगे, फेस हमारा येलो हो जाएगा, पूरे बॉडी येलोइश होने लगेंगे। तो हेमोग्लोबिन इज रिच इन आयरन दैट इज प्रेजेंट इन आरबीसी। और आरबीसी में क्या है? न्यूक्लियस नहीं है। तो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि सब में तो है न्यूक्लियस, तो अगर न्यूक्लियस किसी ऑर्गेनिजम्स में, किसी सेल में नहीं होगा तो क्या होगा? What happen when nucleus is not present in the cell? क्या होगा? The protoplasm dries and die. Obviously सूख जाएगा और मर जाएगा। लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है और वो प्रॉपर वे में वर्क करता है। ठीक है, क्लियर? अब ना नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इसका फंक्शन क्या क्या है? तो इसका फर्स्ट जो फंक्शन है डेट इज नोन एज, इसके फर्स्ट फंक्शंस है इट रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। आपने पढ़ा है, बताया भी था मैंने, व्हाट इज मेटाबॉलिक? मेटाबॉलिक मीन्स एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स बिल्डिंग अप, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन। तो all the functions, all the metabolic activities are done by nucleus। मीन्स सारे जो इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? थ्रू न्यूक्लियस। सेकेंड होता है इट रेगुलेट द सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या हुआ? सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स इन आवर बॉडी लाइक ग्रो एंड डिवाइड। मीन्स हम लोग ग्रो करते हैं,
हम लोग डिवाइड मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ओनली बाय सेल साइकिल, दिस इज नोन एज सेल साइकिल। और हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के थ्रू ही डिवीजन होता है, ठीक है। नाउ द थर्ड इज हेरिडिटरी ट्रेट्स। हेरिडिटरी ट्रेट्स, अब ये ऑल द हेरिडिटरी ट्रेट्स आर कैरिड बाय न्यूक्लियस एंड ऑल द हेरिडिटरी ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू न्यूक्लियस। अब ये हेरिडिटरी ट्रेट्स क्या है, कभी कभी लोग कहते हैं अरे तुम तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे लगते हो, तुम चलते बिल्कुल पापा की तरह हो, है ना, कभी सुना है, सब कहते ही है, तुम्हारी आंखें हैं पापा की तरह मिल रहे, अच्छा तुम लोग दोनों भाई बहन हो ना, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हो, तो ये क्यों हो रहा है, दिस इज ड्यू टू हेरिडिटरी ट्रेट्स, क्योंकि ये हमारे में पेरेंट्स से हमें जो कैरेक्टर्स मिल रहा है डेट इज फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, हमें अपने पेरेंट्स से मिल रहा है। किसी के देखे होंगे ईयर लोब्स जो होते हैं, किसी के ईयर लोब्स ओपन होते हैं, किसी के ये जॉइंट होते हैं, दीज आर ऑल्ड हेरिडिटरी ट्रेट्स दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। और ये क्यों होता है, क्योंकि हम में 46 क्रोमोसोम्स है। अब देखिए ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम्स है। और ये 46 क्रोमोसोम्स हमें कहाँ से मिल रहा है, 23 फ्रॉम फादर एंड 23 फ्रॉम मदर, तभी हमें मम्मी और पापा दोनों के गुण आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 46 सिर्फ पापा से ले लिया है क्रोमोसोम, या 46 हमने सिर्फ मम्मी से ले लिया, नहीं, 23 हमने मम्मी से लिया है, 23 अपने पापा से लिया है, तो हम भी 46 क्रोमोसोम्स है। राउंड वॉर्म जो है, राउंड वॉर्म जिसको आप लोग पॉपुलरली नोन एस्केरिस जिसको कहा जाता है, इसमें सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। कैट है, कैट में कितने हो गए, 38 क्रोमोसोम्स होते हैं। डॉग है, डॉग में कितने होते हैं, 78 क्रोमोसोम्स होते हैं। पाइनएप्पल में कितने हो गए, 50 होते हैं। और एलिफेंट में 56 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो दीज आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर प्रेजेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। सबसे कम जो होता है वो एस्केरीज में होता है, 2 में। हमें बस इतना जानना है कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मीन्स वी आर गेटिंग 46 क्रोमोसोम्स फ्रॉम 23 फ्रॉम मदर एंड 23 फ्रॉम फादर, दिस इज ड्यू टू हेरिडिटरी ट्रेट्स। आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय, बी सेफ एंड हेल्दी, थैंक यू।